सो हमारे साथ आज के वीडियो में सीएस के टॉप फैकल्टीज हैं, सीए शुभम मोदी सर, सीए शुभम अबाद सर एंड सीए सौमिल मंगलानी सर। यार ये सीएस जो कोर्स है वो इतना टफ है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज करना है कई बच्चों को पता नहीं होता है। वैसे आईसीएसआई मार्क्स देती नहीं है इंस्टीट्यूट मतलब क्या है कि कंपनी लॉ में थोड़ा कटछट करती ही कंपनी लॉ तो हमारी शान है। तो प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है एंड सेकंड थिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद आपको करना है सेल्फ स्टडी। तीन चीजें मैंने बताई है, CST। मतलब मैं तो टेक्स्ट के लिए ऐसा दीवाना था कि मैं जब कोचिंग से निकलता था घर तक पहुंचता था तो मैं टेक्स्ट रिवाइज करता था कि आज सर ने क्या पढ़ा है, इसके बाद क्या पढ़ा है, इसके बाद क्या पढ़ा है। मैं खाना खाते खाते भी टेक्स्ट रिवाइज करता था ताकि मेरा एक सब्जेक्ट रिवीजन हो जाए। अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई देखो, हर कोई इतना दीवाना नहीं होता है, ये तो है ना, सबको पता है, इट इज फाइन। तो एज अ फैकल्टी हर क्लास में ही पढ़ रही है। लेकिन अब अगर मैं आ जाऊं ICAI, ICSI और ICMAI, इनका सीधा सीधा है, बकत है, दम है, औकाली है, इसको अपन बोलते हैं ना यूपी की लैंग्वेज में। आओ हमसे लड़ लो, नंबर छीन लो और पास हो जाओ। खैरात में नहीं बटेंगे नंबर यहाँ। सर अभी हम यूनिक की बात करें या कोई भी क्लासेस की बात करें तो ये जो सीएस का पोर्शन है वो कितने टाइम में, महीनों में क्लासेस कंप्लीट करवा सकता है? क्योंकि काफी क्लासेस ऐसे जो ना, जैसे समझो दिसंबर में अटेम्प्ट है, नवंबर तक उनके क्लासेस ही चल रहे होते हैं, पोर्शन ही पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चा सेल्फ स्टडी कब करे? यस, आई थिंक मैं इसमें एक चीज ऐड करके फिर मैं मोदी सर को हैंडल करूंगा कि कैसा हो गया ना, अब ऐसा हो गया है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा जनवरी में आया हुआ है और उसका जून में एग्जाम है, तो एनीवेज 4 मंथ्स तो लगने ही वाले हैं। हाँ। मतलब 4 मंथ से पहले सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। या तो फिर ऐसा है कि मैंने आधा मॉड्यूल कवर करवाया है, बट हम यूनिक में कोशिश करते हैं कि यार एंटायर मॉड्यूल एटलीस्ट हम कवर करवा दें, उसके 90% 95% मॉड्यूल कवर करवा दें। जो थोड़ी चीजें ऐसी रिपीटेटिव नेचर की है वो हम ना, वो उसको छोड़ दो। तो जैसे जैन में अगर बच्चा स्टार्ट करेगा तो 4 मंथ अप्रोक्सीमेटली एक ग्रुप कंप्लीट करने को लगेगा। यस सर, यस डेफिनेटली 4 से 4.5 महीने का सिलेबस है। अगर आप देखोगे तो पहले मैं JIGL पढ़ाता था 1 hour 15 minutes इतना पढ़ाता था, और मेरा JIGL खत्म हो जाता था रेगुलर बेसिस पे पढ़ाऊं तो 3.5 महीने, 3.25 महीने, 4 महीने। एक्स्ट्रा सेशंस बीच में लेता था, संडे एंड ऑल। लेकिन अब JIGL वास्ट हो गया, मेरे सेशंस का टाइम हो रहा है 1 hour 45 minutes, 1 hour 50 minutes, 1 hour 55 minutes। टाइमिंग बढ़ा है क्योंकि अब टाइम कंप्लीट तो उसी में करना है। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लेक्चर के टाइम बढ़ाने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट भी सुबह 8 बजे से आते हैं, शाम को 6 बजे तक बैठते हैं वो। सो एक हेक्टिक स्केड्यूल है उनके लिए भी। और खासकर जो ऑनलाइन देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ फेस टू फेस से ज्यादा टफ उनकी पढ़ाई है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे बैठे रहना है, 8 से 6 स्क्रीन देखना है, उसके बाद में पूरा हेडेक और ये सब के साथ में वापस से पढ़ने बैठना है। और हमारे समय मैंने फेस टू फेस किया था, लेकिन जब भी मैं खुद ऑनलाइन, मेरे को बहुत इरिटेट होता है फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं जब भी ऑनलाइन देखता हूँ 1 घंटा 2 घंटा वो टीवी पे देखना इस तो भी फिर रिलैक्स है। और कई बच्चे तो मोबाइल में देखते हैं, लैपटॉप में भी नहीं देखते हैं। सो दैट इज द रीजन कि दिक्कत है। बट यस, टाइम कंप्लीट करने के लिए आपको 4-4.5 महीने तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके यस डेफिनेटली हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर सब्जेक्ट हमका टाइम इंक्रीज कर देते हैं, जनवरी में हम लोग टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो 3.5 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है, बट उसके लिए टाइम इंक्रीज करते हैं फिर हम लोग। आई थिंक सर इसमें ना फेस टू फेस वालों के लिए भी चैलेंजेस हैं ना, बच्चे यहाँ पर आते हैं तो मेन चैलेंज की ट्रैवल का रहता है, फिर खाने पीने का, रहने का, फिर वो हॉस्टल PG में आपको जो है ना आपको एडजस्ट करना पड़ता है, फिर नए नए चेहरे दिख जाते हैं और उनके साथ फिर वक्त स्पेंड करने लगते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें तो दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। यस, तो दोनों से जूझना पड़ता है। बट आपका से मुझे एक बात अच्छा लगा कि यूनिक में कि हमें पोर्शन तो उसी ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, तो हम डेली लेक्चर्स बढ़ा दिए, तो वो एक बहुत अच्छा एफर्ट है कि आप लोग बच्चों का सोच के प्रॉपर टाइम पे पोर्शन कंप्लीट कर रहे हो, बिकॉज वो बच्चों को चाहिए होता है। करेक्ट, क्योंकि मैम जैसे सर ने बोला कि ड्यूरेशन बढ़ गया, मैं भी टेक्स्ट पहले 2 घंटे पढ़ाता था, अभी मैं 3-3.25 घंटे पढ़ाता हूँ। हाँ, तो हमने समझो 21 जनवरी को और हमारे बीच में एक्चुअली झगड़ा होता है। मैं ज्यादा लूंगा। अच्छा, ओके। मैं 12 बजे छोड़ता हूँ ना, सर 11:58 पर आ जाते हैं। मैं बोलता हूँ यार काश 5 मिनट लेट आते थे। ऐसा तो हमारे इसमें ऐसे होता है। तो जैसे हमने स्टार्ट किया 21 जनवरी, तो हमने कमिट किया है 15 अप्रैल, 5 दिन पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो कि मतलब फोकस ऐसा है कि 1 जून के पहले 1.25 महीना तो चाहिए ना बच्चों को, और वो भी हम ऐसे छोड़ नहीं देंगे है ना। उसमें भी हमारा रिवीजन चलेगा, मैराथन चलेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग चलेगी। तो ये सब क्या एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक बार घुसे तो फिर पूरा डेडिकेट ही करना पड़ेगा आपको। और जैसे सर आपने बोला टैक्स में 89 और आपने कहा कंपनी लॉ में 79, तो आप लोग जो वो बच्चे थे जिनको इतने मार्क्स आए हैं, तो आपने उनमें क्या डिफरेंट क्वालिटी ऑब्जर्व की है? क्या आपको पता था स्टार्टिंग से? एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें एक साक्षी नाम की लड़की है, उसको SBEC में 93 आए थे।
मैं तो मैं पहली बार राइटिंग सुन में रही हूँ इतने high राइटिंग में marks। मार्क्स आए थे 93। तो उसका वीडियो भी इसके डिस्क्रिप्शन में वो अपन डाल हाँ, देंगे, मैं तो बहुत पक्का सारे डालूंगी, बच्चों को हेल्प हाँ। होगी, तो वो वहां से उनको पता चलेगा कैसे किस तरीके से उसने पढ़ा था। सो वाओ दैट्स ग्रेट। आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं आए हुए हैं। इस बार का अपने यहाँ से जो हाईएस्ट आया SBILL में, JIGL में 70s की रेंज में ही था, 75 70 इस रेंज में आए। लेकिन वैसे तो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी और ज्यादा की, लेकिन इस बार न्यू सिलेबस में खासकर मेरे को ऐसा लगा कि ICSI अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। पहले JIGL में पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, अब केस स्टडी बेस्ड ज्यादा है। इनफैक्ट बच्चों को बहुत बड़ा झटका भी लगा था MCQ से। हाँ so- वो लोग 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्ट करते यस, थे। तो वो था, क्वेश्चन ही थे, था वो इजी, हाँ। लेकिन MCQ नहीं था तो वो झटका लग गया था। टेक्निकली देखा जाए तो बहुत इजी था वो, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था, बट यस। वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए वो फैक्ट। यस, जो आपने पूछा था कि बच्चों में आपने ऐसा अलग क्या देखा था, जैसे मैं टेक्स्ट के बारे में बताऊं, जो बच्चे वो थे ना 90-89 वाले, उनका क्लास में सबसे पहले आंसर आता था ओ ऐसा। तो वही तो एक समझ में आता था कि यार ये अच्छा कर रहा है, उनके थोड़ा डाउट पूछने का लेवल भी थोड़ा हाई रहता था। और उसके बाद से तुषार के 90 मार्क्स आए थे, तो उसको मैंने बाद में पूछा था कि भाई तूने कितनी बार किया था, तो मैंने उसे रिवीजन बुकलेट दी थी, उसने वो कम से कम 10 बार की थी। ओ उसने कम से मतलब इट इज नॉट अबाउट हर कोई 10 बार करे, इट इज अबाउट मोर रिविजन्स। आप सारे सब्जेक्ट का जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे मोदी सर ने स्टार्ट में बोला था कि हम बचपन में सब याद कर लेते थे, तो मुझे बताइए कि आप अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई शिव चालीसा पढ़ता है, कोई संस्कृत के दोहे पढ़ता है, तो बचपन में तो याद हो जाते थे ना, है ना। वो तो डिफरेंट लैंग्वेज आप याद करते थे, तब तो हम नहीं बोलते थे याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा है, क्योंकि स्कूल में माइंडसेट ऐसा होता है कि यही पढ़ना है, यही रटना है, यही लिखना है। बट एग्जीक्यूटिव में थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाता है, बच्चों को लगता है कि यार अब जो हमें ना फ्रीडम मिल गई है, अब हर चीज कॉन्सेप्चुअल होती है, हर चीज लर्निंग वाली होती है, रट्टाफिकेशन नहीं होता है। ऑनेस्ट में बताऊं तो किसी कोर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा है। उसके लिए भी मेथड्स हैं कि आप चार्ट बना के रखें, घर पे चिपका दें रट्टे वाली चीजें, जैसे स्पेशल रिजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, आप एक जगह पर उसको लिखें, है ना, जहां पर आप ब्रश वश करते हो उसके साइड में आप चिपका दें, तो आते जाते आप उसको देखते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, लेकिन बच्चे फॉलो नहीं करते, हम तो बहुत बताते हैं। बट तो सर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने थियोरी पे और टेक्स्ट पे इतना अच्छा नॉलेज दिया है। एंड मुझे लगता है कि थियोरी के लिए तो बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा गाइड किया है। हमें लगता है हम प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, FM हो गया है ना, इस पे भी हम, हाँ, अकाउंट्स, FM और प्रोफेशनल के जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए भी अभी हम थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं। वी हैव फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स विद अस मोहित सर जो FM पढ़ाते हैं, एंड नवनीत सर जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, एंड पवन सर स्पेशली फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। तो यार मतलब देखो सर, जो थियोरी सब्जेक्ट्स है वो तो बच्चे आराम से कर लेते हैं, थियोरी सुन के ही तो CS ज्वाइन किया है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से ना बच्चे डर जाते एकदम कि भाई उनकी नींद उड़ जाती है कि कैसे करेंगे। तो अप्रोच थोड़ा मुझे लगता है अलग होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का। हम FM से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे पास करें इस एग्जाम को। तो देखो, सबसे पहले अगर FM की बात करें तो बात ऐसी है कि बच्चों को ये नहीं पता है कि सबसे पहले ये सब्जेक्ट हमको दिया क्यों है। उनको ऐसे लगता है कि बस दे दिया है, दे डोंट नो द पर्पस कि उनको FM पढ़ना क्यों है। लेकिन आज की तारीख में आप देखोगे ना मैम कि व्हेन यू गो टू द कंपनी, आप भी जॉब करते हो, सो यू नो CS इज ऑल अबाउट कंप्लायंस। कहीं ना कहीं कंप्लायंस का काम है, मतलब वो स्टैट्यूटरी काम हो गया कंपनी के, आप कॉस्ट सेंटर बन रहे हो। लेकिन वही ना कहीं अगर आपको मैनेजरियल पोजीशन पर जाना है, सो यू नीड टू नो द फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी इन एंड आउट, ताकि आप कंपनी के कॉस्ट सेंटर तो हो लेकिन आप कंपनी को रेवेन्यू भी ला कर दो। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से FM मैडम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर यहाँ तक बने हुए हो मतलब सही है, काम की चीज बताऊंगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले तो व्हाट आई बिलीव, व्हाट नवनीत सर, एवरीवन हियर बिलीव्स इज कि सर मुझे तो पर्सनली आशीष सर ने ट्रेन किया है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि ही इज माई मेंटोर इन द अकेडमी एज वेल एज सब्जेक्ट भी FM मैंने उनसे ही सीखा है। सो हिज अप्रोच दैट आई ट्राई टू फॉलो इज कि हमेशा बच्चे को क्या है तो बताना है, लेकिन क्या है के साथ ये चीज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वो भी बताना है। एंड आई एम श्योर कमेंट सेक्शन में बच्चे बता ही देंगे, आई डोंट बिलीव इन कंसेप्ट समझा क्या, आई बिलीव इन लॉजिक चमका क्या। बिकॉज काफी सारे फॉर्मूले, लगभग आप पकड़ लो 100 से 120 फॉर्मूला हो जाते हैं। अब वो फॉर्मूला रट पाना नीड नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर आप वही फॉर्मूला विथ लॉजिक करके जाओगे, एग्जाम में अगर भूल भी गए तो आप विथ लॉजिक वो क्वेश्चन बनाकर आ पाओगे। फर्स्ट थिंग ये हो गया कि प्रिपेयर कैसे करना है। सेकेंडली बात कैसी है ना कि फोबिया तो है, आप सबको पता है थियरी सब्जेक्ट है, थियरी सब्जेक्ट हो जाता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फोबिया तो है। तो फोबिया क्लियर करने का प्राइमरीली एक ऐसा है कि आपका ऐसा तो नहीं होगा कि आप तीन थियरी निकाल लोगे, एक प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं भी आए तो चलेगा, सारे सब्जेक्ट्स तो क्लियर करने ही है। सो फॉर दैट व्हाट यू शुड डू इज कि थियरी अगर हार्ड लग रही है ना, तो बेटर उसको डिले करने से कि लास्ट मंथ में कर लूंगा, लास्ट मंथ में कर दूंगा, लास्ट मंथ से कर लूंगा,
अब आज से पेपर तक जो भी 2 महीने हैं, रोज का एक 2 घंटे का स्लॉट बुक कर लो। ओके और ये 2 घंटे का स्लॉट जो आपको लग रहा है कि दिन में मेरे सबसे ज्यादा इफेक्टिव आवर्स है, उसमें आप प्रैक्टिकल को दे दो। कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन लिख कर प्रैक्टिस करना है। अगर बन रहे हैं क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो देखो क्यों नहीं बन रहे हैं। बिकॉज मैंने भी ऐसे ही किया था जब मैंने फाइनल दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑडिट के कारण आई कुड नॉट क्लियर। नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोस्त ने यही बोला, भाई डिले मत कर, रोज का 1-1 घंटा दे, विद टाइम वो सब्जेक्ट हो जाना है। सो दैट्स इट फॉर एफएम। इतना कर लोगे तो बाकी आ ही जाएगा, है ना। एफएम में तो लाइक सर ने बिल्कुल सही बोला, फॉर्मूलाज बहुत सारे होते हैं। एंड मैंने खुद एफएम ऐसे ही क्लियर किया था कि जितने फॉर्मूलाज है मैंने एक साथ सारे लिख लिए थे, और प्रैक्टिस डेली मैं 1-1 घंटे करती थी। सो दैट्स द अप्रोच। एंड लेट्स नाउ गो टू अकाउंट्स। सर अकाउंट्स का आप क्या बताना चाहते हो, क्योंकि अकाउंट्स तो बच्चे 12th से पढ़ते हैं, बट फिर भी डिफिकल्ट लग ही रहा है उनको। सीएस में भी ऐसा है कि भाई बस 40 आ जाए। 40 की उम्मीद में 40 नहीं आते। ये जो फैक्ट है वो है। तब आप 40 की उम्मीद करके जाओगे, देन एग्जैक्टली आप 40 का ही पढ़ के जाओगे, और 40 का पढ़ के जाओगे, उसके बाद में बोलोगे 40 में 40 आ जाए, तो भाई 11-12 का पेपर तो है नहीं है। भाई एक चीज सीएस का, आप कोई भी सब्जेक्ट लो, आप, मैं सिर्फ सीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी प्रोफेशनल कोर्स जो ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है, वेदर इट इज सीए, सीएस और सीएमए। मैं सारे स्टूडेंट को एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, आप 11th पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, सारे बोर्ड, सारी यूनिवर्सिटीज आपको पास करने के लिए बैठी हैं। इवन लेकिन जब ICS है। आप, हाँ सब कुछ, नहीं अभी ये यूनिवर्सिटीज और बोर्ड की बात हुई है। लेकिन अब अगर मैं आ जाऊं ICAI, ICSI और ICMAI, इनका सीधा सीधा है, बकत है, दम है, भौकाली है, इसको अपन बोलते हैं ना यूपी की लैंग्वेज में। आओ हमसे लड़ लो, नंबर छीन लो और पास हो जाओ। खैरात में नहीं बटेंगे नंबर यहाँ, ये फैक्ट है। अगर आप छीन सकते हो तो छीन लो, पहली बात। दूसरी चीज, 11-12 से अकाउंट पढ़ रहे हैं और वो अकाउंट इतना डर गए हैं इसलिए सीएस ले लिया। बहुत सारे स्टूडेंट यही होते हैं कि सर हमारा प्रैक्टिकल वीक था इसलिए हमने सीएस ले लिया। अब भाई कॉमर्स के स्टूडेंट हो, फिर आप बोलोगे कि सर हम अकाउंट नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बिना अकाउंट के कॉमर्स तो नहीं हो सकती। भाई आज की डेट में अगर आपको एफएम पढ़ना है, एफएम में भी कुल मिला के बेसिक टर्मोलॉजी तो अकाउंट से निकल के जानी है। आज अगर आप टैक्स की बात कर रहे हो तो कुछ नहीं पढ़ना, तो प्रोफेशन पीजीबीपी वाला एक टॉपिक होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाँ। उसमें तो झक मार के तुमको इनकम और एक्सपेंसेस प्लस माइनस करने ही करने हैं, ठीक है ना। पवन सर ऑडिट पढ़ा रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं बिना अकाउंट के सर सब अधूरे हैं, ठीक है ना। कुल मिला के कहानी अपने से ही शुरू हो रही है बॉस, मुद्दा ये है। तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते बॉस। कंपनी लॉ में भी 12, 15, 20 सेक्शन तो आ ही जाते होंगे जिसमें अकाउंट का जिक्र है, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो फेमस वो क्वेश्चन है सेक्शन उनका, 52 क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में ही आया, सेक्शन साल आता है, 52 का हर क्वेश्चन। साल, हाँ। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जब स्टूडेंट कहते हैं कि सर नहीं बनता, नहीं बनना इज नॉट अ रीजन, मतलब आपके कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप कहो कि सर नहीं बनता है तो हम कोई ना कोई एक्सक्यूज लगा लें। तो इंस्टीट्यूट भी कहेगा ठीक है भाई 6 महीने बाद बनेगा तो 6 महीने बाद फिर से आना एक बार और, ठीक है। तो मुद्दा यहाँ पर ये है, कुल मिला के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर मैं पर्सनली अपने अकाउंट के सब्जेक्ट की बात करूं सर, तो अकाउंट के सब्जेक्ट का मेन फंडा एक ही है। पहली बात, अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब तक उसका सॉल्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाता तब तक आप उसको याद रख सकते हैं, तो अकाउंटिंग से इजी सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय फिर एक लाइन पढ़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर एक लाइन पढ़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो जिंदगी में अकाउंट नहीं बनने वाली। अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा सा रिटेंशन पावर चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की डिमांड एक ही होती है, रिटेंशन पावर आपका अच्छा होना चाहिए, ग्रास्पिंग पावर आपका अच्छा होना चाहिए। अब एज अ लेमैन आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अब आप बोले क्वेश्चन पढ़ लूं, आंसर लिख दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अकाउंटिंग, एफएम, जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, इनफैक्ट आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वट एवर देयर इज, तो इन सब के अंदर प्रॉब्लम एक ही होती है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी पे केस स्टडी बनती है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना आसान है। लेकिन जब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके ऊपर एकदम से पूरे टाइम पे फोकस करना मुश्किल होता है। आई एग्री विद दिस कि थोड़े से कॉन्सेप्ट बड़े हो जाते हैं। Okay. लेकिन इनके लिए बेसिक तो मुद्दा यही है कि भाई आपको सबसे पहले, हर एक स्टूडेंट को मेरा एक ही सजेशन होता है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद बुक को बंद करके आप पहले क्वेश्चन की समरी बनाओ। अगर आप क्वेश्चन की समरी बना सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आपके दिमाग में छप गया है, इसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड होना। अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में आपसे गलती होगी, ये गारंटी है।
Because if you cannot retain the question in your mind, in that condition, how you can draft the solution? ये पहला इशू होता है. ओके. दूसरी चीज प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. सब्जेक्ट कोई भी हो, किसी में कम किसी में ज्यादा, बट प्रैक्टिस इज अल्टीमेट नेसेसरी और यही आपको अल्टीमेटली परफेक्ट बनाता है. ये हो गया दूसरा रीजन. तीसरा रीजन बाकी तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और मोटिवेशन और ये और वो, ये सारी तो बातें हो ही चुकी हैं. इसमें ज्यादा कुछ बोलना बेकार है क्योंकि जो सबने बोला है वो बिल्कुल ट्रू है. दैट इज 100% ट्रू. इसमें कोई कम ज्यादा नहीं हो सकता. आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा. CS CMA, अगर मैं खासकर CS की बात करूं तो पर्टिकुलरली यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आप 11th-12th में टॉपर रहे हो तो ही आप CS बनेंगे. कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप फेल हो गए हैं 11th-12th में, आपको कभी बैक लगा है या कंपार्टमेंट आई है तो आप CS नहीं बन सकते. फालतू की बात नहीं सब. आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हैं. बस अगर एक ही शर्त है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, देन यू आर अ CS. नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आप टॉपर भी हो तब भी CS नहीं बन सकते. करेक्ट. आपके आसपास में अगर किसी के पास में भी CS की डिग्री है तो उससे पूछ के देख लेना, क्या उसने कभी क्लासेस बंक करी थी? वो बोलेगा नहीं. क्या उसने रिवीजन टाइम पे किया था? वो बोलेगा हाँ. आखिरी में बॉटम लाइन यही बनता है कि आप कुल मिला के कितना कंसिस्टेंट हैं, कितना रेगुलर हैं, डेली बेसिस पे कितना पढ़ते हैं. अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर 12-12 घंटे की 8-8 घंटे की क्लासेस हो जाती हैं, उसके बाद में रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता. तो एक चीज मैं सबको क्लियर कर दूं, सुनने में शायद बुरा लग सकता है और लगना भी चाहिए. मैं तो कहता हूं बेटे सुनो, तुमको बुरा लगे और तुम कसम खाओ यहीं बैठ के कि इस आदमी के मुंह पे हम अपनी डिग्री फेंक के मारेंगे. ये सीधी बात है, पास करवाना मुद्दा है. अब तुम अच्छे से फेंको या बुरे से फेंको, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस. हमारा तो मुद्दा ये है कि तुमको CS पास होना चाहिए. हमारे पास आए हो तो तुम डिग्री लेके जाओ तो ज्यादा अच्छा है. तो मुद्दा ये है सबको बेटे, तुम अकेले नहीं हो जो इस दुनिया में मेहनत कर रहे हो. हर एक CA का स्टूडेंट सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक की क्लास अटेंड कर रहा है. हर CS का स्टूडेंट सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक क्लास अटेंड कर रहा है. हर CMA का स्टूडेंट सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक की क्लास वो भी अटेंड कर रहा है. और अगर इसकी हाइप सुनना है तो हाइप ये है, चले जाओ दिल्ली में मुखर्जी नगर में, IAS IPS का स्टूडेंट 24 में से 20 घंटे पढ़ता है मैडम, सिर्फ 4 घंटे सोता है. मैंने अपनी आंखों से देखा है व्हेन आई वाज इन दिल्ली. 20 घंटे पढ़ना किसको बोलते हैं? और उसके बाद में IAS IPS बनते हैं. मजाक बात नहीं हो रही है. हम यहाँ पर 2 रजिस्टर भरने में थक जाते हैं, वो किलो से रजिस्टर भरते हैं. टारगेट लेके बैठते हैं कि एक महीने में हमको 10 किलो रजिस्टर भरने हैं, तो हम यहाँ पन्ने गिनते हैं, वो किलो गिनते हैं. ये हाल है. और उसके बाद IAS IPS बनता आदमी. तो यहाँ पे तो CS की बात है. और यहाँ पर CS अभी रिजल्ट 6.5% आया, 6.5%, 7% का रिजल्ट आया. IAS IPS का रिजल्ट है 0.01%. अब 0.01%, 1 लाख में कितने बच्चे पास हुए? 100 IAS IPS बनते हैं. अब इसके बाद बोलो सर 6.5% का रिजल्ट है, हम CS कैसे करेंगे? दैट इज मेयर एक्सक्यूज. कुल मिला के आपने कोई ना कोई एक एक्सक्यूज ढूंढ लिया है जिसके छाते के नीचे आप खड़े होना चाहते हैं और थोड़ी सी बरसात से बचना चाहते हैं. मुद्दा यहाँ पर ये है. अब या तो एक्सक्यूज ढूंढ लो या तो डिग्री ढूंढ लो. 2 में से कोई एक ही चीज हो सकती है. बुरा लग रहा है, बिल्कुल लगना चाहिए, लगे, कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल बेटा मेरा व्हाट्सअप नंबर लो, डलवा देना मैडम कहीं व्हाट्सअप नंबर वगैरह, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. फेंक के मारना मेरे ऊपर डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, लेकिन कम से कम पढ़ना है, वो पास करना है. मुद्दा ये है. पॉजिटिवली मोटिवेटेड हो तो यही मान के चलो डिग्री मिल जाएगी, CS बनेंगे, जिंदगी अच्छी हो जाएगी. निगेटिवली मोटिवेटेड हो तो मेरे को याद रखो, ठीक है ना. पक्का बेटे पक्का, डेफिनेटली डिग्री मिलना चाहिए. कुल मिला के मैडम जैसे मेरी आशीष सर से ही बात होती है, सबसे बात होती है, और आशीष सर के साथ में मेरा थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड होता है. उनका भी कहना ये थी कि नवनीत सर अगर बच्चे को डिग्री नहीं मिली तो मतलब क्या, बाकी सब बेकार है. हमारे पैसे लेने का मतलब नहीं, उसके पढ़ने का मतलब नहीं, बाकी जो सब तामझाम है मैडम. ये क्लासेस हो रही हैं, फेस टू फेस क्लासेस हो रही है, हम मर मर के पढ़ा रहे हो, मर मर के पढ़ रहे हैं. आखिरी में अगर बच्चा पास नहीं हुआ तो एंड रिजल्ट तो दुनिया यही देखने वाली है कि तुम CS बने कि नहीं बने. आखिरी में तो कुल मिला के बॉटम लाइन तो यही है. तो ये कुल मिला के आपको भी ये देखना पड़ेगा कि 40 की उम्मीद में मत जाओ यार बॉस. अब मेरा 60 मार्क्स का पेपर है, मोहित सर का 40 नंबर का पेपर है, ठीक है. अब कुल मिला के 100 नंबर का पेपर बनता है. नो डाउट बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर है मैडम, क्योंकि पहले तो फिर भी 100 नंबर का अलग अलग पेपर हुआ करता था. 100 नंबर का अकाउंट होता था, 100 मार्क्स का FMSM होता था, तो वहां पर भी मैनेजेबल था. ओल्ड सिलेबस के अंदर MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर था. अब यहां पर तो सब कुछ हो गया सब्जेक्टिव, अब आंसर तो लिख के ही बताना पड़ेगा. तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और ऑन पेपर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो मैं तो अपने सब्जेक्ट के बारे में यही बोलूंगा. रही बात कॉन्सेप्ट, तो भाई क्लास अटेंड करो, तो कॉन्सेप्ट वहां पे डिस्कस कर लेंगे अपन. 2-4 है कि नहीं, फीस लग जाएगी उसकी, ठीक है, बाकी देख लेते हैं और क्या है. सर
अकाउंट्स में मतलब मैं जहां तक समझ पाई हूँ, बात यही है कि आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा। एग्जैक्टली। एंड सेकंड है कि आपको टेस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज देनी अब वो पड़ेगी। प्रैक्टिस आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आइदर मतलब टेस्ट सीरीज इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये है। डन डन। तो अगर लाइक सर, जैसे कि हमारे साथ प्रोफेशनल के सर भी है, तो सर जैसे एग्जीक्यूटिव इज द टफेस्ट, मुझे ऐसा लगता है CSET एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में से एग्जीक्यूटिव टफ है। तो एग्जीक्यूटिव से बच्चा निकल जाता है तो प्रोफेशनल तो उसको क्लियर होना ही चाहिए, बट फिर भी बच्चे प्रोफेशनल में कैसे अटक जाते हैं, और इतने अटकते हैं कि उनके अटेम्प्ट लगे रहते हैं, जबकि वो एग्जीक्यूटिव क्लियर होके आया है। 100% राइट। मतलब मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में है कि व्हेन टू डू आर्टिकलशिप, जिसको इंटर्नशिप आप बोलते हो, CS वाला। बहुत सारा कंफ्यूजन ऐसा है कि सर हम साथ में कर लेते हैं, तो दिन भर ऑफिस चलता है, मैडम आपको पता ही है 10 से 6 या 10 से 8 है, सीजन में तो ज़्यादा भी टाइम बैठना Correct. पड़ेगा। तो वो टाइम पे अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं प्रोफेशनल कोर्सेस, वो भी फाइनल लेवल का, हाँ। जिसमें मेरे न्यू सिलेबस के हिसाब से 7 सब्जेक्ट है, उसमें भले ही 2 ओपन बुक है, बट ये सारी चीज़ आपका एनालिटिकल माइंड टेस्ट करेंगे। भले ही वो थ्योरी है, बट वो आपका केस स्टडी बेस्ड नॉलेज टेस्ट करेंगे। तो इसमें आपको लगेगा आपका डेडिकेशन भी है, और रेगुलर आपने कितना क्लास किया है, कितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कितना आपको समझा है। ये सबके लिए लगता है, एज यू ऑल नो, टाइम। वो टाइम आप कहाँ पे देंगे? आप ऑफिस से जाने के पहले 2-3 घंटा पढ़ पाओगे, या फिर ऑफिस से आने के बाद 2-3 घंटा, बट वो भी बहुत टफ चीज़ है। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स ने एक सिंपल स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि पहले पूरा पढ़ाई खत्म कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा रहेगा कि अगर मेरे माइंड में एक ही गोल है तो मैं टाइम बराबर दे पाऊंगा वो गोल के लिए। अगर मैं 2-2 चीज कर रहा हूँ तो दोनों चीज में से एक चीज तो सफर होनी है, चाहे मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ या चाहे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मैं डेडिकेटेडली पूरा, जैसे एग्जीक्यूटिव पास होता हूँ, मैं ऐसे समझूंगा ही नहीं कि मैं कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी हो गया हूँ। मैं ऐसे समझूंगा मैं आज भी नॉर्मल वही स्टूडेंट हूँ जो एग्जीक्यूटिव का हूँ, जस्ट मेरे सामने एक 2nd डिग्री से 3rd डिग्री का प्रमोशन हुआ है। बाकी अगर मेंटली अगर वो सक्सेस चढ़ गया कि मैं एग्जीक्यूटिव पास हूँ, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा। सेकंड चीज, आप एक फ्लो में हो, अभी आपको पढ़ने की आदत है 10-12 घंटे की, अगर गलती से ब्रेक आ गया, भले ही वो एग्जीक्यूटिव का रैंकर रहेगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मैम जो एग्जीक्यूटिव में रैंक थे बट प्रोफेशनल में उनको 2-2, 3-3 अटेम्प्ट भी लगे हैं। ठीक है, इवन दो दे हैव क्लियर्ड देयर प्रोफेशनल बट एट अ लेटर स्टेज। मेरे हिसाब से वो फ्लो कंटिन्यू रखना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट जो बहुत मैटर करता है प्रोफेशनल में। सेकंड चीज, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर से आपको पढ़ना है। ठीक है, भले ही आपने एग्जीक्यूटिव में रट्टा मारा रहेगा या पास हुए रहेंगे, कैसे भी हो रहेगा, पास्ट इज पास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये स्टेज पे खड़े हो जहां पे आप पास होते ही मार्केट में जाने वाले हो टू डिलीवर द नॉलेज, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वो कॉर्पोरेट हो। पीपल विल बी एक्सपेक्टिंग यू टू डिलीवर द एक्सपेक्टेड। मतलब उनको अगर चाहिए कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है, तो यू डोंट हैव टू गिव देम कि सर 1+1 से 2 होता है। दे आर नॉट आस्किंग फॉर द बेसिक कैलकुलेशन। आपको उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है, क्योंकि प्रोफेशनल खत्म होने के बाद में नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आपने कैसे पढ़ाई की थी, कितने मार्क्स लिए थे। कोई, सर करेक्ट है सर, कोई नहीं पूछेगा। एवरीबडी विल बी एक्सपेक्टिंग कि आपका पहले तो रैंक है या नहीं है। रैंक है तो नो डाउट डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है, बहुत बेनिफिट्स है, चाहे वो पैकेज में हो या चाहे वो आपके स्कोप ऑफ वर्क में हो। भले रैंक नहीं है तो वो, जैसे कि स्टूडेंट्स के भी माइंड में डाउट आता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को बेनिफिट होता है क्या, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट वाले को बेनिफिट है। मेरे हिसाब से तो डिग्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री मैटर करती है। मैटर आपके जब अगर अटेम्प्ट है तो अगर 2 हो या 3 हो तो भी मैटर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू में अगर आपके आंसर में वो दिख रहा है कि यू नो द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यू नो द बैकग्राउंड, यू नो द लॉजिक, इफ यू कैन हेल्प द कंपनीज, चाहे वो आप CS फर्म में जॉब करना चाहते हो या कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हो, तो अगर उनको लगता है कि यू हैव दैट पोटेंशियल, तो पीपल विल पे यू, डजंट मैटर विच अटेम्प्ट यू हैव क्लियर्ड। That is the principle which I follow. I have cleared my exam in CA, CS. I am India Book of Record holder for both the degrees. Wow. But the point is, what I learned from my journey is, attempt doesn't matter, language doesn't matter. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे सारे स्टूडेंट्स मतलब सारे फैकल्टीज ने बोला है कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, मेरे हिसाब से तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोफेशनल जर्नी में जैसे ड्राफ्टिंग हो गया, ESG हो गया, न्यू सिलेबस तो काफी अच्छे से ड्राफ्ट किया है। और जो न्यू सब्जेक्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट तो कम हो गए। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट 2 ऑप्शनल भी आ गए। 2 ऑप्शनल भी आ गए, वो बेटर है। पहले 9 थे, 9 में 2 ऑप्शनल थे, जो इफेक्टिवली आपको कितने पढ़ने थे, 7। अभी 2 ऑप्शनल रखे ही हैं, और जो 7 मैंडेटरी थे वो उसको 5 कर दिया गया। तो जैसे उन्होंने टैक्स डिलीट कर दिया, जो सबसे बड़ा फोबिया था CS बच्चों का, तो टैक्स डिलीट हो चुका है।
टैक्स को उन्होंने ओपन बुक में शिफ्ट कर दिया और गवर्नेंस को वैसे ही रखा क्योंकि सीएस का मेन काम गवर्नेंस है। कंपनी लॉ का पार्ट अभी एज सच कंपनी लॉ एक सब्जेक्ट नहीं रखा उन्होंने फाइनल में, बट उसका बहुत सारा पोर्शन डिवाइड कर दिया है। जैसे सीएमएडीडी में डिवाइड किया है, ड्राफ्टिंग में डिवाइड किया है, सीआरआई में डिवाइड किया है, गवर्नेंस में डिवाइड किया है। तो ओवरऑल आई मस्ट से आईसीएसआई हैज ड्राफ्टेड द सिलेबस वेरी वेल। और मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईसीएसआई ने ये ध्यान रखा है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाने के बाद क्या सबसे ज्यादा लगेगा, एक्सपेक्टेड क्या है। जैसे मैडम बच्चों को लगता है कि हम सिर्फ थ्योरी वाले हैं, नहीं, क्योंकि सीएस प्रोफेशन में वैल्यूएशन भी चैप्टर डाला हुआ है, क्योंकि आपका वैल्यूएशन फील्ड है, आईबीसी का फील्ड डाला हुआ है, बिकॉज दैट इज द एक्सपेक्टेड फील्ड फॉर द प्रोफेशनल्स। मतलब जिसमें डिग्री करने के बाद में आप आपका करियर बना सकते हो, बिकॉज इंस्टीट्यूट वांट कि आप ओपन बुक में वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिसमें आपको करियर बनाना है, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो ओवरऑल आई थिंक प्रोफेशनल जैसे जो प्रिंसिपल सब सारे फैकल्टी ने बताया वो प्रिंसिपल कॉपी पेस्ट है। अगर आपको प्रोफेशनल पास करना है तो वो भी सारी चीजें सेम करनी पड़ेगी। बट दो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप मस्ट बी डन आफ्टर द एंटायर पढ़ाई और एंटायर स्टडीज, वो सब कर लो, डिग्री ले लो, फिर यू विल बी फ्री टू डू वॉट एवर यू वांट टू डू। चाहे आपको फ्रीलांसिंग करना है, इंटर्नशिप करना है, बाकी आपके कुछ हॉबीज है वहां पे भी आप टाइम दे पाओगे। और दूसरी चीज, एक बार अच्छे से पढ़ लेने के बाद में अगर आपको गलती से भी अटेम्प्ट लगता भी है, देन यू कैन स्टार्ट योर इंटर्नशिप। करेक्ट। फिर आप साइमल्टेनियसली एक ग्रुप करके कर सकते हो। पहले तो भी 3 ग्रुप का बर्डन था, तो बच्चे डरते थे कि पूरे 9 पेपर एक साथ दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। अभी तो 7 है तो आप इजीली दे सकते हो। एक ग्रुप में 4 है और सेकंड ग्रुप में 3 है। हमने तो 9 ही दिए थे सर। राइट, मैंने भी 9 दिए थे। सबने 9 देके, बट अभी काफी सही है। बट एक्चुअली अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है न्यू सिलेबस का, दैट इज शेड्यूल्ड इन जून 2024। आई होप इंस्टीट्यूट का बीइंग फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा दया दिखा देगा और अच्छा रिजल्ट आ जाए, क्योंकि नो डाउट इंस्टीट्यूट ने जो अभी दिसंबर 23 का रिजल्ट निकाला है 20%, दैट इज वेरी वेल एक्सेप्टेड। क्योंकि पहले तो 5-10 ये रेंज था, अभी 20% निकाला है। काफी सारे स्टूडेंट पास हुए, मतलब यूनिक इज दैट एकेडमी। मतलब आई कैन प्राउडली से कि हमारी पूरी टीम ने मतलब ईयर 1, 2, 3 वी हैव गिवन ऑल 3 इन पास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स। मतलब दैट इज द व्हाट वी कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द फैकल्टीज कि हमारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक पे आए, वो भी टॉप 3 में आए। तो वी हैव अचीव्ड ऑल दिस। ये उनका सक्सेस है, बट हम ऐसा समझते हैं कि उनके सक्सेस में हमारा 1% भी है तो हमारी टीम का सक्सेस हो गया। मतलब नथिंग एल्स वी वांट, दैट्स द ओनली थिंग वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अगर रिजल्ट की बात हो रही है तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब आप लोगों ने अगर कभी गौर से देखा होगा, सुना होगा, तो हम बोलते जरूर है कि एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट 6.5% है, 6.5% का रिजल्ट है। लेकिन रियलिटी में सर जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ के जाता है ना, सिर्फ मतलब जिन्होंने कोर्स ईमानदारी से कंप्लीट किया है, रिवीजन किया है, टेस्ट सीरीज दी है, मैराथन अटेंड किए हैं, सब कुछ किया है, सेल्फ प्रिपरेशन करी है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट देख के जाओ तो इनका रिजल्ट आज भी 70-80% है। क्योंकि हमको जब इंस्टीट्यूट रिजल्ट बताती है 6.5%, वो तो ओवरऑल मतलब जिसने पेपर दिया है उसमें से बता रहे हैं। लेकिन जिसने पेपर दिया है उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे जिनका कोर्स तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो तो ऐसे कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन जो वाकई में पढ़ के गए हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो आज भी रिजल्ट 60-70% ही होता है, कोई गिरा हुआ रिजल्ट नहीं है। अब 60-70% भी इसलिए होता है, 30% तो खैर कंटिजेंसी के लिए प्रोविजन होता ही है हर जगह, ठीक है। तो एक तो ये इशू है, इसलिए रिजल्ट अगर आप 6.5% देख के डर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो और हम इफेक्टिव रिजल्ट किसमें देखते हैं सर? जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं उसमें इफेक्टिव रिजल्ट देखते हैं। एक तो ये है, और दूसरी चीज रिजल्ट मैटर्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रिजल्ट मैटर नहीं करता, लेकिन सिर्फ आप रिजल्ट को देख के अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते कि इस बार ऐसा रिजल्ट आया तो मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए। और स्टूडेंट को अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, बिकॉज यू नो योर बैकग्राउंड। हम एक रेगुलर या कस्टमर, हम लोग एक क्या स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी दे सकते हैं सर, बाकी तो हर किसी को अपनी कस्टमाइज स्ट्रेटेजी तो खुद बनानी पड़ती है। जो भी स्ट्रेटेजी हो तो खुद बनानी पड़ेगी उनको। मोहित सर, आपका क्या कहना है स्ट्रेटेजी के बारे में? बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से प्लानिंग क्या होनी चाहिए? सर प्लानिंग का क्या बोलेंगे, प्लानिंग तो सबका अपना अपना तो सर प्लानिंग ऐसा होता है कि प्लानिंग सबका अपना अपना कस्टमाइज होता है। कोई सुबह जल्दी उठता है, कोई रात में लेट जाग के पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। नाइट आउल हुआ आप तो? क्या आप तो नाइट आउल हुए ना? फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे। तो सर देखो, बात ऐसी है कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज स्टडी प्लान बनाइए। नीड नॉट नेसेसरीली जैसा एक कपड़ा सबको फिट नहीं होता, वैसे एक मेरा तो तो वैसे एक स्टडी प्लान सबको फिट होगा क्या? नहीं। सो आप अकॉर्डिंगली पढ़ाई के लिए इधर आइए, मोटिवेशन के लिए इधर जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस।
बट सर जैसे ना आपने बताया था 3 टॉप रीजन ऑफ फेलियर, जैसे था कि डिसिप्लिन हो गया, स्मार्ट वर्क हो गया, रियल गाइडेंस। कुछ बच्चे होंगे जो सोचेंगे यार हमने तो ये तीनों किया था, ठीक है, बट तब भी हमारे 5-6 अटेम्प्ट लग रहे हैं, इतने अटेम्प्ट लग रहे हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि यार अब बस हो गया? हाँ इसमें पहले मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि भाई हम बहुत मेहनत करें लेकिन पास नहीं हो रहे। कई बच्चे ऐसे नोशन में होते हैं कि हम सब परफेक्ट लिख के आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी कभी कॉपी मंगवा के देखते नहीं, गलती समझते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हम सबसे कहते हैं कि अगर आप पास नहीं हो, आपको बहुत नंबर कम आए, तो प्लीज पहले तो ना आप कॉपी मंगवाइए, आप देखिए आपकी गलती कहाँ पर है। अगर आपने सही लिखा हुआ है लेकिन आईसीएसआई ने गलत नंबर दिए हैं बाय चांस, तो आप रीचेकिंग के लिए डाल दीजिए। अगर नहीं तो फिर आप ही ने गलती की है ना, तो आप गलती जब तक सुधारेंगे नहीं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? करेक्ट। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सिर्फ प्रोविजन पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग ही नहीं करते। तो अगर आपने कभी क्वेश्चन सॉल्विंग देखी ही नहीं है, तो आप एग्जाम में कैसे हैंडल करोगे? तो मतलब पहला स्टेप है कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज करें, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर बच्चों को लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है कि हम नहीं पास हो पा रहे हैं, तो अगर 100 में से 20 बच्चे पास हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं? उन्होंने ऐसा क्या लग किया? ऐसा तो नहीं है कि 100 में से 100 बच्चे फेल हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। 15 से 20 बच्चे अगर पास हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? ऐसा वो क्या लग कर रहे हैं? तो वो भी अपने को करना है। मतलब थोड़ी मेहनत अपने को और बढ़ानी पड़ेगी। करेक्ट। आई थिंक है ना, इसमें यार एक चीज मैं मैम एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। मतलब मैंने इस बार बोला भी है बच्चों को कि आप 2 चीज करो, जैसे जिनका रिजल्ट फेल आया है 2 चीजें करो। एक, जिस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए उसकी कॉपी मंगवाओ, हाँ। तो आपको, ताकि आपको ये समझ में आए कि मैंने क्या सही किया है। दूसरी, जिसमें आपको सबसे कम मार्क्स आए उसकी कॉपी मंगवाओ, ताकि हमें ये समझ में आए कि हमने गलती क्या करी है। तो जो सही किया है उस पर ज्यादा काम करेंगे, और जो गलती करी है उसको कैसे सुधारा जा सके उस पर काम हो जाए। तो मतलब ये डेफिनेटली रिजल्ट को इम्प्रूव करेगा। एंड आई थिंक सो, जिनको बहुत रैंक बहुत, मतलब मैं अभी रिजल्ट जब आया था 25 को, तो एक स्टूडेंट का मैसेज आया, अभी भी मेरे पास मैसेज है कि उसका वो 7th अटेम्प्ट था। तो हर किसी के पास डेफिनेटली उतने पेशेंस नहीं होते हैं, लेकिन उससे एक चीज ये भी सीखने को हमें मिली है। उनके कुछ फैमिली इश्यूज थे, क्या थे क्या नहीं थे, जो भी थे, बहुत सारी चीजें बात कर रहे थे वो। तो इससे एक समझ में आ रहा है कि अगर आप यार ना छोड़ दोगे तो फिर वो नहीं होने है। अगर आपने रखा है कि नहीं मुझे करना ही है, थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट लगेंगे, अगर लेकिन किसी को 1 अटेम्प्ट लगा है, 2 अटेम्प्ट लगा है, तो यार गिव अप मत करो, हाँ। उसको कंप्लीट करो। नहीं तो लाइफ में आदत लग जाती है छोड़ने की। अगर आप कोई काम पूरा नहीं करोगे ना, मतलब मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि यार काम लिया है तो उसको कंप्लीट करो। अगर नहीं हो पा रहा है, वो बहुत रेयर सिचुएशन कि अब हो ही नहीं पा रहा है, दैट्स ठीक है। मेरे को लगता है उसके लिए जरूरी होती है मोटिवेशन। जब मोटिवेशन मिसिंग हो जाती है ना, तो फिर वो चीज होती है, मन उड़ जाता है, हो नहीं रहा है। और वो 100% जिनके अटेम्प्ट लग गए ना, जो 3-4 हो गए, वो एक मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है अंदर से कि अब मेरे को कैसे करूं मैं। वो वापस से वही याद आ रहा है, फिर से नहीं हुआ तो, फिर से नहीं हुआ तो, फिर से नहीं हुआ तो मेरे को लगता है एक लास्ट ट्राई मारना चाहिए। और मैंने हमेशा से मोटिवेशन, मेरे को ऐसा लगता है पूरे दुनिया जहां चले जाओ, माँ बाप से बेस्ट कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। आप सोचो, मेरे को उनको सबसे अच्छी खुशी देनी है, उनको ऐसी लाइफ देनी है कि वो एकदम रिलैक्स हो जाए। आज मेरे पापा मम्मी घूम रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाऊं या मैं जॉब करूं या कुछ भी करूं, मम्मी पापा को रिलैक्स फेज में लेके जाना है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो मोटिवेशन के साथ जब भी कुछ और ख्याल आए, नहीं उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का चेहरा, उन्हीं का वॉलपेपर फोन में बार बार। सो वो चीज जब बार बार दिमाग में घूमेगी, और आपको ये होना चाहिए एक लास्ट ट्राई मारना है आर्या पार, एकदम बेस्ट दे देना है अपना, जो पिछले मैंने अटेम्प्ट्स में नहीं दिया, ये 3-4 महीने में सारी चीजों को छोड़ दूं, सारी चीजों को। एग्जीक्यूटिव में जितने भी लोगों ने रैंक लाया, आप उनसे पूछोगे पार्टीज के बारे में, वो लोग बोलेगा हमने बहुत रेयर की है, हमने हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं है कॉलेज लाइफ जैसा कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, सैटरडे संडे एंजॉय भी कर रहे हैं, मूवीज भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फैमिली फंक्शन भी एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद में रिजल्ट भी पास भी हो रहे हैं। ये यहाँ पे नहीं होता है भाई, वो हमारा मतलब क्या ही बोले। सो वो बहुत सारे मीम चल रहे हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और आपको वो समझना पड़ेगा। ये एक फेज है, सबने किया है ना। राम जी भी गए थे वनवास, ठीक है, सब लोग ने एक वो फेज होता ही है, वो फेज में भगवान ने किया है यार, तो फिर हम तो इंसान हैं। तो यार वो एक फेज आना ही है सबकी लाइफ में। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, आज मेरी दादी कहती थी, आज तू अपने मन का कर ले तो कल तू वो करेगा जो तेरा मन नहीं है। आज तू अपने मन का मत कर, तो जीवन में वो पाएगा जो तेरा मन है। तो बस ये है कि एक सर्टेन टाइम है, आप उसको निकाल दो, एक समझ लो कि मेरे को डालना ही है दिन रात, मन नहीं मार के है तो मन मार के पढ़ना है,
पढ़ना है, ब्रेक ले लो यार छोटा मोटा, पढ़ना तो है। और वो मोटिवेशन जब तक नहीं आएगा तब तक फिर है नहीं। सो मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट जिनका नहीं निकल रहा है, और उसके बाद में डेफिनेटली एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, कहाँ गलती हो रही है। और मोटिवेशन के लिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सिलेबस अगर आप बहुत अच्छे से करो तो 2.5 साल का तो है सर। हाँ ईटी को आप 3-6 महीने दे दो, 1 साल आप एग्जीक्यूटिव दे दो, 1 साल प्रोफेशन दो, एक स्टूडेंट 19 की एज में सीएस बनिए, तो बस 2.5 साल आपको देने। उसके बाद आपको आज एंजॉय करना है, या 21 साल में करो या 20 साल में करो, क्या ही दिक्कत है, बाद में पार्टीज करो, कौन रोक रहा है। लेकिन आप पहले स्टेबल हो जाओ, घर वाले यही तो चाहते हैं, है ना। सच में घर वालों को, जैसे किड्स होते हैं ना, उनकी पूरी लाइफ जो है बच्चों की तरफ ही डाइवर्ट हो जाती है कि अब हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा, किधर करेगा। तो आप समझ नहीं रहे हो कि आपके पीछे आपके पेरेंट्स की 20 साल की मेहनत है, 18 साल की मेहनत है, जिसको आप 2-3 साल में खराब कर रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ठीक है, लेकिन आप पहले बन जाओ, फिर करो जो करना है आपको, है ना। अपने दम पे करो, अपने बलबूते पे करो। पेरेंट्स की मेहनत को जाया मत करो। आप अपनी मेहनत जाया नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ पेरेंट्स की भी ज्यादा मेहनत जाया करो, जो उन्होंने ज्यादा मेहनत आपके पीछे ये डाली मैं है। इनकी बात पे बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तब मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि यार ये बड़ी बोरिंग लड़की है, कुछ पार्टी वार्टी करती नहीं है। बट अभी ऐसे टाइम आ गया ना, वो लोग पढ़े जा रहे हैं और मेरा तो हो गया है, सही बात तो है, मैं तो नेहा मैम को सबका कौन नहीं जानता। करेक्ट। तो ये है डेफिनेटली है, मेरे साथ भी सेम है ना। डेफिनेटली वो होता ही है, और वो एक फेज की बात है, जैसे सेड एक टाइम पे लग के करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है। एग्जैक्टली। यस, सो थैंक यू सो मच यूनिक टीम कि आप लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट पर अपना टाइम, प्रीशियस टाइम निकाला और इतनी सारी फ्री गाइडेंस बच्चों को दी। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यूनिक के साथ जुड़ने के लिए, तो इनके सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, यू कैन कॉन्टेक्ट देम एनी टाइम। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अमेजिंग वीडियो था। थैंक यू।